Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल्स जो कि हमें जॉब के लिए नीडेड हैं। ये स्किल्स हमें अपग्रेड करनी ही होंगी तभी हमें अच्छी जॉब्स मिल सकती है या फिर जब हम जॉब्स में जाएंगे तो इन स्किल्स की हमें नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। सो ये है सेशन 2। इससे पहले हमने देखा था सेशन 1 जिसमें हमने कुछ 6 स्किल्स देखी थी जो कि जॉब्स के लिए जरूरत होती है। तो चलिए एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहली स्किल थी कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड वाज टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, राइट। इन सभी स्किल्स को हम वन बाय वन देखेंगे और आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो लास्ट तक पूरा सेशन जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं इसमें अटैच्ड, और इसके बाद नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बहुत बड़ा मिथ है कि इंग्लिश अच्छी होना बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का एक पॉइंट माना जाता है। मतलब अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मुझे लगता है मेरा कम्युनिकेशन पार्ट अच्छा है, जो कि हाफ ट्रुथ है बिकॉज इंग्लिश आपको हेल्प कर सकती है कम्युनिकेट करने में, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए और बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चाहे आप इंग्लिश में बात करें, वो चाहे आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करें, वो चाहे आप किसी और की रीजनल लैंग्वेज में बात करें। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? वो एबिलिटी जो कि हमें हेल्प करती है कन्वे करने में, शेयर करने में, रिसीव करने में इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। यहाँ पे आज मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात। मैं अपनी बात को आप तक कैसे पहुंचा पाऊं, कैसे समझा पाऊं, ये है एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए मुझे जहां पे इंग्लिश यूज करनी होगी, जहां पे मुझे इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने होंगे, मैं वो यूज करूंगी जिससे कि आप उसे ठीक से समझ पाए। ओके, तो ये जो स्किल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कॉम्बिनेशन है किस चीज का? वर्बल कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल का, रिटन कम्युनिकेशन का। कुछ टेक्निक्स हमें ये साथ में लगानी होती है। मतलब खाली मैं अगर प्लेन कोई रीडिंग कर रही हूं तो शायद उतना एम्फेसिस नहीं आएगा। अगर मैं उसमें कुछ एक्सप्रेशंस डालूंगी, मैं रुकूंगी, मैं बताऊंगी आपको, एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा, राइट। सो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली इंडिविजुअल्स पे, जो बात कर रहे हैं वो कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, कैसे दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, दूसरों को अपनी बात अंडरस्टैंड करवा पाते हैं, इंटरेक्ट करवा पाते हैं ठीक से सोशली और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में, राइट। सो इट नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली अ लैंग्वेज। सिर्फ लैंग्वेज को सीख लेना कहीं से भी ये प्रूव नहीं करता कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। बिकॉज हो सकता है आपकी लैंग्वेज अच्छी हो लेकिन आप दूसरों को अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इसके कुछ की कंपोनेंट हैं, तो एक एक कंपोनेंट को जल्दी जल्दी देखेंगे और उसके साथ हम क्या देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी। सो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, वर्बली बोल रही हूँ, राइट। इसमें 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है: क्लैरिटी, कंसाइजनेस, टोन एंड पिच और लिसनिंग। अभी इन सबको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ अलग अलग। क्लैरिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी टू स्पीक क्लियर, अपनी बात को, अपने मैसेज को क्लियरली बताना, सामने वाले को घुमा फिरा के नहीं बताना, आधी बात बोली आधी नहीं बोली, क्लियर बोलना। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। उसके बाद कंसाइजनेस, एक्सप्रेस करना अपने आइडियाज और थॉट्स को क्लियरली, अवॉइड करना अननेसेसरी डिटेल्स और कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स यहाँ पे यूज करूं जो कि जरूरत नहीं है। लाइक मुझे वर्बल कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं कहीं बहुत बड़ी किताबों से, कहीं बहुत सारे एग्जांपल्स, 20-50 कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है कि आप एक्सप्रेस कर पाए अपने आइडियाज, मैं आपको एक्सप्रेस कर पाऊं आइडियाज, आपको अपने थॉट्स क्लियरली बता पाऊं, यही कंसाइजनेस है। क्लियरली बताना, अवॉइड करना अननेसेसरी डिटेल्स, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना। और ये हर चीज में आएगा। आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तब भी कंसाइज रहिए, आप पर्सनली कर रहे हैं तब भी कंसाइज रहिए। नेक्स्ट इज टोन एंड पिच। नाउ यूजिंग एप्रोप्रिएट टोन और पिच और वॉल्यूम, जिससे आप कन्वे कर पाए अपने इमोशंस एंड इंटेंशंस एक्यूरेटली। मैं यहाँ पे बिना बात के चिल्लाऊं, ऑब्वियसली मुझे माइक की वजह से, क्योंकि ये वीडियो सेशंस है तो मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ता है, क्योंकि जब मैं डी नॉइस करती हूँ बैकग्राउंड की नॉइस को तो फिर मेरी भी वॉइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो इसलिए मुझे तेज बोलना पड़ता है। लेकिन जब आप जैसे सामने किसी से बात कर रहे हैं तो एक एप्रोप्रिएट टोन में बात करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप एक रूम में बैठे हैं, आप एक जने से बात कर रहे हैं और आपकी जो टोन है वो इतनी हाई है, वो इतनी तेज आप बोल रहे हैं कि बहुत दूर तक भी कहीं जा रही है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ऑब्वियसली आप 500 लोगों से बात कर रहे हैं,
इतना बड़ा जगह है तो 500 लोगों के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आपको माइक मिला है तो माइक के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो एप्रोप्रिएट टोन और पिच होना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके इमोशंस, इंटेंशंस क्लियरली जाएं सामने वाले तक। ठीक है, उसके बाद लिसनिंग। नाउ लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्टिव होना और अटेंटिवली प्रोसेस करना स्पोकन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। आपने अपनी बात बोली, उसके बाद सामने वाले ने अपनी कोई बात बोली, आपने कहा नहीं यार मेरे तो माइंड में ये मैसेजेस हैं, मुझे ये देने हैं। आपने उसके मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करी और आपने अपने अकॉर्डिंग बस रिस्पॉन्ड कर दिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्या होगा? यार ये तो अपना कुछ बोल के चला गया, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको तो इसने सुना ही नहीं, या तो इसको उसके बारे में नॉलेज नहीं थी इसलिए उसने आंसर नहीं करा, या फिर इसका बहुत ही पुअर कम्युनिकेशन है कि इसने मेरी बात सुनी ही नहीं प्रॉपरली। ओके, सो एक्टिवली लिसन करना इंपॉर्टेंट है सामने वाले की बात को, जब हम कुछ भी शेयर कर रहे हैं, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे क्लैरिटी है, तो क्लैरिटी में एक सिंपल टीचर की बात करें तो जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ की प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है कोई, तो वो स्टूडेंट्स को इस वे में अंडरस्टैंड करवाएं, ब्रेक डाउन करके बताएं स्टेप्स में कि वो इजीली समझ आ जाए। मैथ्स के सब हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप मिलते थे ना, और हमें स्टेप बाय स्टेप के ही मार्क्स मिलते थे। ओके, ऐसा तो नहीं था ना कि हाँ भाई डेरिवेशन तो आप भूल जाओ और हाँ बस सीधा आंसर ले दो। आंसर के कभी मार्क्स नहीं मिलते मैथ्स में, हमेशा ऑब्वियसली अब मल्टीपल चॉइस है तो आंसर के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो इलैबोरेटिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमेशा यही होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है और स्टेप बाय स्टेप के आंसर मिलते हैं। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि लास्ट में अगर आंसर भी आपका गलत आ रहा है तब भी आपको स्टेप के मार्क्स मिल जाए। सो ये एक एग्जांपल है क्लैरिटी का, ये टीचर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। ऐसे ही हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसाइजनेस। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे चलिए एक मैनेजर का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक मैनेजर को प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, तो वहां पे क्या करना है, अननेसेसरी डिटेल्स मैं बताऊं बहुत सारी प्रोजेक्ट की नहीं, वो मैंने मेल कर दी आपको। यहाँ पे मुझे क्या है, की पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो हाईलाइट करेगा की पॉइंट्स मीटिंग में और वो डिस्कस हो जाएंगे। अदरवाइज मीटिंग बहुत स्ट्रेच हो जाएगी अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगूं, राइट। ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पहले ही मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, कलीग्स हैं, उन पर पहुंच चुकी होंगी। अब यहाँ पे मेरा फोकस क्या है कि मैं कंसाइज करके उन पॉइंट्स को बता दूं। ठीक है, नेक्स्ट इज टोन एंड पिच। यहाँ पे चलो बात करते हैं, टोन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो काम रहे, रीअश्योर करे अपनी टोन को। फ्रस्ट्रेट आते हैं बहुत सारे कस्टमर्स, एंग्री कस्टमर्स आते हैं, तो कस्टमर को भी अच्छा लगे यार चलो ठीक है मेरी तो कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो सामने पर्सन है वो सुनने को रेडी है, वो कितना नॉर्मल है, तो उसको देख के सामने वाला कस्टमर भी नॉर्मल हो जाए। ओके, सो टोन एंड पिच बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट इज लिसनिंग। चलिए यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। कोई थेरेपिस्ट है, ओके, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, और इवन अ फिजिशियन, डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को अगर एक्टिवली लिसन नहीं करेगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा, और उसके बाद सुनने के बाद नॉडिंग करते हैं, वो एक नॉर्मल, जब वो मेडिसिन लिख रहे होते हैं या फिर वो मेडिसिन नहीं भी लिख रहे होते हैं, तब भी पेशेंट को ये रियलाइज कराते हैं कि हाँ जो पेशेंट बोल रहा है वो हम सुन रहे हैं, राइट। और वो ध्यान से सुनते हैं जैसे कि वो मेडिसिन लिख सकें, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख सकें। तो ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग का, लिसनिंग का पार्ट, कि जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपको प्रॉपरली लिसन करना है। आप सोच के देखिए कि उसने 2-3 कुछ बीमारियां बताई अपनी, वो आपने स्किप कर दी। उसने कहा कि मुझे इस मेडिसिन से एलर्जी है, डॉक्टर ने कहा चलो इसने अपना हाल तो बता दिया, अब मैं ये नहीं सुन रहा, और उसने वो ही टाइप की मेडिसिन लिख दी, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है लिसन करना। ओके, समझना कितना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारी बात किसकी हो रही थी, ये हम बोल के बता रहे थे, सारी चीजें बोल के सुन रहे थे। ओके, दूसरा बोल रहा था तो हम सुन रहे थे। अब आता है नॉन वर्बल। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे तरीकों से हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, फिर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी। नाउ क्या है बॉडी लैंग्वेज, क्या है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, कन्वे करना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस विदाउट वर्ड्स। यू नो एट टाइम्स कोई हमारी तरफ सिर्फ हंस के देख ले तो हमें समझ आ जाता है कि हमने जो बोला उसको समझ आ गया, उसने मुंह से भी नहीं बोला कि हाँ मैं समझ गया हूँ, तो भी हंस के देखा, हाँ जी समझ आ गया, राइट। और किसी से आप मिलते हो, आप एक स्माइलिंग फेस देते हो उसे, तो यस उसे एक अच्छी फीलिंग आती है, अरे यार ये जो सामने वाला पर्सन है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट टाइम भी मिला है तो वो पॉजिटिव है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशंस। मैंने ऊपर भी यूज किया, यहाँ पर मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक्सप्रेस
हमें करना है अपने इमोशंस और रिएक्शंस को फेशियल मूवमेंट से, लाइक जैसे कह सकते हैं हम स्माइल। फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज गेस्चर्स। नाउ सी हैंड मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम अपनी बात समझा रहे हैं या दूसरे की बात समझ रहे हैं। कुछ अदर बॉडी गेस्चर्स हैं जो एम्फसाइज करते हैं पॉइंट्स को, कन्वे करते हैं स्पेसिफिक मैसेजेस, वो पता होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैसे ही इधर उधर झूल रहे हैं, अपनी बॉडी को हिला रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, वो कोई प्रॉपर गेस्टर्स नहीं है। बट नाइस हैंड मूवमेंट्स जहाँ पे आप चीजें समझ रहे हो, बता रहे हो कि हाँ आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मैंने आई कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं किया, आई वाज शाय, आई वाज फीलिंग नर्वस। क्यों? मेंटेन करिए अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे मैं अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट की बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप किसी को घूर के देखे जा रहे हैं, आपने उसको ऐसे फील करा दिया कि पता नहीं वो क्या तो पहन के आया है या क्या पहन के आई है या वो कैसे आई है। ऐसे नहीं आपको आई कांटेक्ट करना होता है। एक एप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट है, जब हम बात कर रहे हैं तो आप आईज में ही देखें प्रॉपर, जिससे सामने वाले को भी पता चले कि हाँ भाई आप अटेंटिव हैं, आपको इंटरेस्ट है उस कन्वर्सेशन में। अदरवाइज सामने वाला पर्सन बोल रहा है, आप कहीं कभी लेफ्ट देख रहे हो, आप कभी राइट देख रहे हो, तो उसको लगेगा कि यार पता नहीं बात पूरी सुन भी रहा नहीं, मैं भी चलो आधी अधूरी बात बता के निकल जाता हूँ। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपने मुझे नहीं बताया था, वो कहेगा आपका तो ध्यान ही नहीं था, आप इधर उधर देख रहे हो, चाहे उसने वो बात बताई भी हो ना, राइट। तो इसमें आपका ही लॉस है। एंड आई कॉन्टैक्ट से कॉन्फिडेंस आता है, कनेक्शन बनता है स्पेशल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट सी प्रॉक्सिमिटी। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमें एक फिजिकल डिस्टेंस है वो इंटरेक्ट करते वक्त मेंटेन करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली वेरी करता है कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और पर्सनल रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग। पर्सनली एक फिजिकल डिस्टेंस अलग होता है और प्रोफेशनली एक अलग होता है। मीन्स यू आर नॉट गिविंग समवन स्पेस टू इवन स्टैंड, टू इवन सिट। आप इतना क्लोज किसी के खड़े हैं कि वो ना तो उठ पा रहा है ना बैठ पा रहा है, उसने आपको ये बोला कि आप थोड़ा साइड हो तो मैं उठूं बैठूं, राइट। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है हाँ हम इससे बहुत फ्रैंक हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्पेस एक डिफरेंट होती है, प्रोफेशनल फ्रीडम एक डिफरेंट होती है। यू मस्ट नो एप्रोप्रिएट फिजिकल डिस्टेंस, कि आपको दूसरे से इंटरेक्ट करना है तो कैसे करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना क्लोज हैं कि जो आप हाथ से बात कर रहे हैं वो दूसरे के हाथ लग रहा है, या आपका कोई सामान टेबल पे है और आप इतना ज्यादा क्लोज हैं, या आपके हैंड मूवमेंट्स ऐसे हैं कि वो टेबल पे जो फाइल है या कोई सामान है वो उस पर्सन के लग रहा है। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है ये आपको ध्यान रखने चाहिए, राइट। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने देखा था बॉडी लैंग्वेज। तो चलिए बॉडी लैंग्वेज में क्या है, अब एक जॉब कैंडिडेट है जो कि कहाँ पे बैठा है, इंटरव्यू में बैठा है, एंड सिटिंग अपराइट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। वो कन्वे कर पा रहा है अपना कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट इन द पोजिशन, ठीक है। जरूरी है कि कॉन्फिडेंटली हम जाएं तो हम आई कॉन्टैक्ट करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, राइट। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, ओके यस फेशियल एक्सप्रेशंस चलिए पर्सनल में देख लेते हैं थोड़ा सा। एक फ्रेंड है, स्माइल कर रहा है वार्मली, जब वो ग्रीट कर रहा है किसी फ्रेंड को, एक्सप्रेस कर रहा है अपनी हैप्पीनेस, फ्रेंडलीनेस, राइट। तो वो एक अलग ही वे होता है किसी से कनेक्शन। नेक्स्ट इज गेस्चर्स। नाउ स्पीकर है कोई, वो अपने हैंड गेस्चर्स यूज कर रहा है एम्फसाइज करने के लिए कुछ की पॉइंट्स, किसी पब्लिक स्पीच के टाइम एंगेज कर पा रहा है वो अपनी ऑडियंस को, एंड जो मैसेज है ना वो और मेमोरेबल हो पा रहा है क्योंकि उसके हैंड गेस्चर्स उसके साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हैंड गेस्चर्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। आई कॉन्टैक्ट, यस टीचर है जैसे कोई, तो वो स्टूडेंट्स के साथ आई कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते टाइम में कोई भी चैलेंजिंग टॉपिक इंश्योर कर रहे हैं यस कि स्टूडेंट्स इंगेज्ड हैं, अटेंटिव हैं। नहीं तो अगर एक बोर्ड पे टीचर देखे जा रहा है और क्लास में बच्चे कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक हो रहा है। फाइन। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एंड यस ऑडियंस की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्लियर कर पाए हम अपने आइडियाज राइटिंग में, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए थॉट्स को लॉजिकली, एंड यस प्रॉपर ग्रामर एंड पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है। हम अपने थॉट्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर पाए, ये नहीं कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, वो कहेगा मैं अभी तो आपकी ये बात सुन रहा हूँ अभी आप दूसरी बात पे बात करने लगे। नहीं, आपके माइंड में या फिर आपकी नोटिंग्स में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस पॉइंट पे कब बात करनी है और कैसे बात करनी है। एंड यस कहीं ना कहीं प्रॉपर ग्रामर और पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब कोई रीड करेगा उसे तो उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा उसमें अगर वहां पे क्लैरिटी नहीं होगी, प्रॉपर ग्रामर नहीं होगी, पंक्चुएशंस नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म। यस बहुत जरूरी है कि रिटन कम्युनिकेशन, जैसे कि हमारी कोई रिपोर्ट्स हैं
ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वहां पे हम प्रोफेशनल टोन एंड फॉर्मेट को मेंटेन करें। हे हाय हेलो नॉर्मली नहीं चलता है हमारे यहाँ पे, तो आप उसका ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ डियर चलता है, आपके यहाँ सर चलता है, आपके यहाँ हेलो चलता है, तो प्लीज उसको ही यूज करें प्रोफेशनल में। ओके, नेक्स्ट इज ऑडियंस की अवेयरनेस जरूरी है। देखिए रिटन मैसेजेस जो आप लिख रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके लिखिए। ये ध्यान में रखें कि उन्हें कितनी नॉलेज है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आप कुछ भी लिखेंगे, आप 4-5 पेज का लेख लिख के भेज देंगे, रिपोर्ट लिख के भेज देंगे, कोई बेनिफिट नहीं। इफ यू आर राइटिंग टू अ मैनेजर और उनको की पॉइंट्स पसंद है, तो की पॉइंट्स में ही भेजिए रिपोर्ट, वो ही उन्हें समझ आएगी कि हाँ जी मेरे को तो आप 5-10 की पॉइंट्स में लिख दिया करो। वहां फिर आप ये लॉजिक नहीं लगाओगे कि हाँ मेरी तो ग्रामर बहुत अच्छी है, मेरी पंचुएशन बहुत अच्छी है, तो मैं तो आपको 4-5 पेज का आर्टिकल लिख के भेजूंगा तभी वो रिपोर्ट मानी जाएगी। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिसको भेज रहे हैं उसकी नॉलेज, इंटरेस्ट एंड यस एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन का। यहाँ पर देखिए क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए जैसे कि एक साइंटिस्ट है, वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसके साथ क्या है, क्लियर हेडिंग्स होनी जरूरी है, ऑर्गेनाइज सेक्शंस होने जरूरी हैं, और एक्सप्लेनेशंस जो है वो मेथोडोलॉजीज और रिजल्ट्स के साथ होने जरूरी हैं, जैसे कि जो रीडर्स हैं वो फॉलो कर पाए रिसर्च को। अगर वो ऐसे ही पूरी एक किताब बना देंगे 50-100,000 पेजेस की, तो किसी के लिए रीडेबल ही नहीं होगी, राइट। उसमें प्रॉपर हेडिंग्स जगह जगह होनी जरूरी है, जगह जगह सेक्शंस होने जरूरी हैं, मेथोडोलॉजीज और रिजल्ट्स जो है उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सेक्शंस में बटे हुए इंपॉर्टेंट है होने चाहिए। ओके, जिससे कि वो रीडेबल हो, अंडरस्टैंड कर पाए कोई भी उस रिसर्च को प्रॉपरली। उसके बाद देखिए प्रोफेशनलिज्म, यस अगेन प्रोफेशनलिज्म तो इम्पोर्टेंट है ही। कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल है, वो कोई क्या कर रहा है, एक ईमेल लिख रहा है क्लाइंट को, और वहां पे प्रोफेशनल टोन जरूरी है, प्रॉपर सैल्यूटेशन जरूरी है, सिग्नेचर जरूरी है, जिससे हम कन्वे कर पाए, रिस्पेक्ट मेंटेन कर पाए, बिजनेस लाइक रिलेशंस। उसके बाद देखिए ऑडियंस अवेयरनेस। नाउ सी, जैसे जर्नलिस्ट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज क्या हॉट टॉपिक चल रहा है। क्या होता है मीडिया में, वही चीज चलती है ना, वो हर न्यूज चैनल पे चलती है। क्यों, आज अभी क्या है, ऑडियंस किस चीज के लिए अवेयर है, या फिर हम किस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जिस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस हमें है या नहीं है, हम उसी से रिलेटेड कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। ऐसे लैंग्वेज और ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज करके जो हमारी ऑडियंस है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं ना, वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। उसका उस चीज में इंटरेस्ट हो, कंसर्न हो। लाइक अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज निकाल रही हूँ, तो मेरे माइंड में होना चाहिए ये वाली टारगेट ऑडियंस है, उसे क्या पसंद है, राइट। तो उसी तरीके की न्यूज आएगी, तो ठीक है, उसी तरीके के इमेजेस, फोटोज आएंगी जो लोग लाइक करते होंगे, जिसपे लोग कमेंट्स करते होंगे। ओके, अगर यहाँ पे किसी और टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, न्यूज में ही हम स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में क्या चीजें पसंद है लोगों को, उस तरीके से न्यूज प्रेजेंट की जाएगी, राइट। सो ऑडियंस की अवेयरनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग। अगेन हमने ऊपर भी लिसनिंग देखा था, वहां पे वर्बल कम्युनिकेशन में मैं बात कर रही थी, यहाँ पे एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग। एम्पैथी क्या है भाई, अंडरस्टैंड करना और शेयर करना फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव दूसरों के, जो हेल्प कर पाए रिस्पॉन्ड करने में, उनकी नीड्स को ध्यान रख के, उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की फीलिंग्स को समझना और तब कम्युनिकेट करना, तब एक्ट करना। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, एक्टिवली सुनना कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। ओके, प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड करना फीडबैक। यहाँ पे मैंने इसको एम्पैथी के साथ इसलिए इंक्लूड किया है कि एक्टिव लिसनिंग यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दूसरे की सेंसिटिविटी को समझना, दूसरे की नीड्स को समझना। तो हो सकता है आप कुछ अपना कंटेंट प्रिपेयर करके किसी के सामने लाए हैं, लेकिन सामने वाला किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, उसने आपसे कोई और इमोशंस अपने शेयर करे। तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक्टिवली लिसन करें और उसके बाद कम्युनिकेट करें। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एम्पैथी का। नाउ एम्पैथी का एक एग्जाम्पल हो सकता है लाइक कोई नर्स है और वो कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है किसी डिस्ट्रेस्ड पेशेंट को, राइट। एक्सप्रेस करके, अंडरस्टैंड करके पेशेंट का पेन, कंसर्न एंड प्रोवाइड करके इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस। ओके, सो दिस इज द बेस्ट केस to understand it with sensitivity. Empathy is understanding और share करना feelings, perspectives, understand करना दूसरों की needs और respond करना उसके according. फाइन। अब यहीं पर ही एक्टिव लिसनिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके सामने कोई स्टूडेंट आता है, आप एक काउंसलर हैं और आपके सामने एक स्टूडेंट आता है, तो इंपॉर्टेंट है कि हम उस स्टूडेंट की पहले प्रॉब्लम को अच्छे से सुने, एक्टिवली सुने, वो क्या कह रहा है। उस स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो डिस्कस करें,
पैराफ्रेज कर सकते हैं उस स्टूडेंट के स्टेटमेंट्स को, कंफर्म कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए वैलिडेट कर सकते हैं उनकी फीलिंग्स को कि हाँ आप जो कह रहे हो वो हमें समझ आ रही है। प्लीज जब स्टूडेंट एक काउंसलर के सामने प्रॉब्लम रख रहा है तो उसको प्रॉपरली पैराफ्रेज करके हम उसके सामने रखें कि आपने जो बात बताई वो ये है, आपकी ये प्रॉब्लम है, उसको हम डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें, जिससे कि उसे कंफर्म हो सके कि वो एक्चुअल में जो बात कहना चाह रहा है वो हमें समझ में आ रही है, राइट। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत रोल प्ले करती है जब भी हम किसी की बात को सुनते हैं, उसको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस। देखिए जब भी आपसे बात होती है, आपसे कोई भी बात करता है, वो हमेशा यही बोलता है कि यार कॉन्फिडेंस अपनी बात को रखना, कॉन्फिडेंस रखो, एक्सप्रेस करो अपने आप को कॉन्फिडेंटली। लेकिन कॉन्फिडेंस ना एक दिन में नहीं आता। ऐसे किसी ने आपसे कह दिया कि कॉन्फिडेंस से बात करना तो आप कॉन्फिडेंस से बात करने लगोगे, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कॉन्फिडेंस हमेशा आपके ईयर्स या फिर आपके रेगुलर हैबिट्स की वजह से आता है, डेली उस पर काम करना पड़ता है। मतलब अगर मैंने किसी चीज की प्रिपरेशन बहुत समय से की हुई है, बहुत समय से मैं कर रही हूँ, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। लाइक जब हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई होती है किसी भी एग्जाम की, टेस्ट की, तो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। वहीं अगर मैंने उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं देखा तो मेरे अंदर नर्वसनेस होती है। तो कॉन्फिडेंस एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, एक मिनट में आने वाली चीज नहीं है कि कोई आपको बाहर से बोल दे कि हाँ अंदर जाने से पहले ना कॉन्फिडेंस से बात करना, राइट। अक्सर हम बोलते हैं कि जॉब इंटरव्यूज में जाने से पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, कॉन्फिडेंस से बात करना। तो कॉन्फिडेंस के लिए ना आपको प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, और वो प्रिपरेशन आपके बैक में होती है, वो पहले से होती है, जिससे आप सेल्फ एश्योर होते हैं कि हाँ जो मैं बात कहने वाला हूँ उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अपने आइडियाज को, ओपिनियंस को, इंफॉर्मेशन को क्लियरली कह सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ सामने वाले पर्सन को, राइट। सो कॉन्फिडेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि आप अपने आइडियाज को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सकें, जिसके लिए आपको रेगुलर वर्क करना पड़ता है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ओके, सो यही है कि आपको अपनी स्किल्स पर रेगुलर काम करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर रेगुलर काम करना पड़ेगा, तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। आपने एक दिन पहले बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर लिए, जैसे कि अक्सर मुझे लोग मैसेज करके बोलते हैं मैम कल मेरा इंटरव्यू, आप मुझे बताओ मैं कौन से सेशंस देखूं। वहां मेरे पास सच में कुछ एडवाइस करने को खास नहीं होता, बस मैं कुछ टिप्स जरूर दे देती हूँ कि जितना पढ़ा है आप उसको ध्यान रखिए, और अगर बहुत ज्यादा नीड है तो हाँ आप ये वाले कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। लेकिन अब जितना पढ़ा हुआ है उसको कॉन्फिडेंटली पढ़िए, मॉर्निंग जल्दी वेकअप होइए, रात को जल्दी सोइए, सारी प्रिपरेशन करके सोइए और फिर चले जाइए। बिकॉज अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा नई चीजें पढ़ के, तो वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। ओके, लास्ट मिनट में हाँ बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं पॉसिबल होता सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज असर्टिवनेस। नाउ असर्टिवनेस क्या है? एक्सप्रेस कर पाना अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, नीड्स को ओपनली और ऑनेस्टली, लेकिन ये करते वक्त ध्यान रखना दूसरे की ओपिनियंस को, दूसरे के राइट्स। ये नहीं कि हाँ मुझे कोई बात पता है या मैं सच बोलती हूँ हमेशा और मैंने सामने वाले को डिग्रेड करने के लिए बात कर दी, या मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट में कोई बात कर रही हूँ। आपको पता है कि जो मैं बोलने वाली हूँ उससे ना दूसरे की डिग्रेडेशन हो रहा है या उसकी रिस्पेक्ट घटने वाली है, स्पेशली मैं ये काम कर रही हूँ, राइट। सो दिस इज नॉट राइट। आप कहीं पर भी अगर ऐसा करोगे, जान के आप ऐसा करोगे, इंटेंशनली करोगे, तो वो असर्टिवनेस नहीं है। वहां पे आपका कम्युनिकेशन हमेशा ब्रेक होगा, वो पर्सन आपसे आगे फर्दर कभी कम्युनिकेट करना नहीं चाहेंगे। हर बात को कहने का एक वे एंड टाइम है, आप उसको प्रॉपर्ली यूज करें। इसीलिए रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, एम्पैथी, ये सब एक साथ काम करते हैं कि सामने वाले को समझ के हम बात कर पाए। फाइन, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन चलिए हम एक पब्लिक स्पीकर हैं और हमें वहां पर कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो यस हम अपने कन्विक्शन के साथ, सेल्फ एश्योरेंस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ जाएंगे, ठीक है ना, जिससे कि हम ऑडियंस को कैप्टिवेट कर पाए अपनी पावरफुल और कॉन्फिडेंट डिलीवरी से। जो हम बोलेंगे वो इतनी पावरफुल और कॉन्फिडेंट हो, वो तभी होगी जब हमने बैक में उसकी कुछ प्रिपरेशन की हुई। असर्टिवनेस, तो चलिए जैसे कि हमें ध्यान रखना होता है कि सामने वाले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, सामने वाले की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करके बात करना। तो कोई टीम लीडर है, वो डिप्लोमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा है अपना डिसएग्रीमेंट किसी भी कलीग के साथ, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, और प्रोवाइड कर रहा है रीजंस अपने पर्सपेक्टिव के, वाइल रिस्पेक्टिंग द कलीग्स इनपुट, एंड प्रोवाइड कर रहा है वो रीजंस कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लेकिन रिस्पेक्ट करते हुए कलीग्स के इनपुट को। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है उसके इनपुट से, उसने जो फाइंडिंग्स दी है मुझे, वो मुझे एकदम से उसे डिसरिस्पेक्ट करके बतानी जरूरी है। मैं अपने रीजंस दे सकती हूँ प्रॉपर, और उस रीजंस को देने के बाद मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज क्यों सही है या ये चीज क्यों गलत है,
राइट। जरूरी नहीं है कि मैं स्ट्रेट अवे उस मीटिंग में जाऊं और स्ट्रेट अवे मैं उसको मना कर दूं, नहीं ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, नहीं, मुझे रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, तभी मैं टीम से कनेक्ट हो पाऊंगी। ओके, सो ये वेरियस वेज हैं। एंड चलिए थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ये कह सकती हूँ मैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इफेक्टिव होना जरूरी है हमारे पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ के एस्पेक्ट्स के लिए, एकेडमिक परस्यूट्स के लिए। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं ना, तो हम बिल्ड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, बहुत सारे कंफ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं सक्सेसफुली, एंड यस कन्वे कर सकते हैं अपने थॉट्स एंड आइडियाज को इम्पैक्ट और क्लैरिटी के साथ, राइट। तो ये सारी ही स्किल्स हम अगर इम्प्रूव करेंगे, ओवर द टाइम इंप्रूव होती है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा और आज इंप्रूव हो गई, तो हमें इसके लिए डेली वर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज देखा कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए और वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो आई होप सो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर आएंगे। ये सेशन हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। एंटिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।